अब कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करेंगे एमएम फॉर्जिंग की। मैनेजमेंट को भी जोड़ेंगे, पर उनसे जुड़ने से पहले आपको बता देते हैं कि कंपनी के बारे में। तो अगर हम इस कंपनी को देखें तो इस कंपनी की शुरुआत 1946 में हुई थी। 1974 में कंपनी ने तमिलनाडु में अपना पहला स्टील फोर्जिंग प्लांट जो है उसकी शुरुआत की थी। पर अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएं तो रॉयल एनफील्ड बाइक्स जो कि आप अभी देखते हैं, बुलेट काफ़ी फेमस है भारतीय बाज़ारों में, ये कंपनी पहले इंपोर्ट करती थी। फिर उसके बाद जब इन्होंने अपना फॉर्जिंग प्लांट सेटअप किया तो 1990 में जाके उन्होंने अपनी रॉयल एनफील्ड बाइक्स की जो डील थी उस कारोबार को बंद कर दिया। अब फॉर्जिंग कारोबार में भारत की छठवीं सबसे बड़ी कंपनीज में से आती है। इसकी प्रति साल की अगर जो टन्स की बात करें उत्पादन क्षमता की, तो वो 1 लाख मिलियन टन्स पर एनम की है। इसके अलावा कंपनी प्रॉक्सी प्ले है सीवी इंडस्ट्री की। 82% रेवेन्यू जो है वो केवल सीवी इंडस्ट्री से हम इसका आता हुआ देखते हैं। और इसमें कहने की बात नहीं है कि अगर हम इसके इस पूरे इंडस्ट्री को देखें तो किस तरीके से सीवी इंडस्ट्री जो है ग्रो करती हुई नजर आ रही है और इसका क्लियर बेनिफिशियरी आप एमएम फॉर्जिंग को पा सकते हैं। पर चलिए अब हम मैनेजमेंट को जोड़ते हैं हमारे साथ, और आज हमारे साथ विद्या शंकर कृष्णन जो कि एमडी हैं एमएम फॉर्जिंग्स के, वो साथ में जुड़ चुके हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश में। सबसे पहले अगर बात करें आपकी गाइडेंस की, तो इस साल की एंड तक यानी वित्तीय वर्ष 2023 के एंड तक आपने जो टॉप लाइन है वो 1400 करोड़ का आने का लक्ष्य दिया है, और फर्स्ट हाफ में 680 करोड़ का आप ऑलरेडी बिजनेस कर चुके हैं स्टैंड अलोन बेसिस पे। बट आगे चल के हम मार्जिन्स में किस तरीके से इंप्रूवमेंट देख सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू की गाइडेंस तो आपने दे दी, पर मार्जिन्स के लिए भी कई सारे फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं। किस तरीके से ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट मिलेगा कंपनी के मार्जिन्स में, ये जानना चाहेंगे। Margins are looking positive with freight rates coming down and steel prices also hopefully coming down in India. However, we need to see the impact of the removal of export duty on steel products, as also the movement of coal prices globally. That impacts the alloy steel production in India, and the forging industry relies upon the alloy steel production within the country. ठीक है मिस्टर कृष्णन, दूसरा सवाल अगर हम देखें तो आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी समझना चाहेंगे। देखिए फ्रेट रेट्स तो नीचे आए हैं, पर स्टील इंडस्ट्री जो कि आपका 80% से ज़्यादा रॉ मटेरियल केवल स्टील की वहाँ पे खपत होती है, तो अभी सरकार ने जो ड्यूटीज़ लगाई थी स्टील कंपनीज पे एक्सपोर्ट्स को लेके, वो वापस ली गई हैं। इससे आप किस तरीके का इम्पैक्ट आते हुए देख रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में, और साथ ही कंपनी के लिए क्या आउटलुक होगा, और जो भी स्टील के प्राइसेस रहते हैं जो ऊपर नीचे होते हैं आपको, आप इसे कितने लैग के साथ कस्टमर्स को पास ऑन करते हैं? Yes, steel is a important raw material for us. In our case, in the case of MM Forgings, with a lot of value add products going in, steel accounts for about raw materials account for about 45% of our overall revenue, and on a cost basis about 60%. So I would say we have to wait and watch on the steel front within the country and see how alloy steel prices move. But everybody is expecting it to move south much sharper than before. How much is a question mark. We think that steel prices in India will slide down to global levels, and that will restore some competitiveness to the forging industry. ओके, पर मिस्टर कृष्णन, अगर हम आपके पिछले 1 दशक के परफॉर्मेंस को देखें तो कंपनी ने घरेलू बाजार पे काफ़ी फोकस अपना बढ़ाया है। जहाँ पे करीब 10 साल पहले आपका इंडियन मार्केट से 30% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता था, वो FY22 में जाके 50% हो गया। क्या आप ऐसा उम्मीद कर रहे हैं या कंपनी की ऐसी स्ट्रैटेजी बन रही है कि इंडिया रेवेन्यू बिजनेस को और बढ़ाया जाएगा, इसको और बढ़ावा दिया जाएगा? क्योंकि अभी इंटरनेशनल मार्केट से देखें तो इंडिया का आउटलुक जो है पॉजिटिव ज़्यादा बताया जाता है। आपको क्या लगता है कंपनी किस तरीके से आगे परफॉर्म करेगी और कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इंडियन मार्केट से उम्मीद की जाए? 100%. Tailwinds in India and headwinds globally. That's the situation right now.
and we are seeing a lot of traction within the domestic market, continuing to see a lot of traction. As we've been saying over the last few quarters, we expect our domestic revenue to go up to about 65% of overall sales. So that's pretty positive as far as MMF is concerned. Most of the investments that we have planned over the next 24 to 36 months will also be for the domestic market largely. Some of it goes to exports, no doubt. So we expect the domestic sales to inch up or even jump up sharply. ओके पर अब एक इंडस्ट्री वाइड आपसे एक एंगल समझना चाहेंगे। देखिए, चाइना के बाद अगर देखा जाए तो इंडिया सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा इंडस्ट्री है फोर्जिंग सेक्टर के लिए। तो आगे चल के आपको क्या लगता है, जिस तरीके से हम सुनते आ रहे हैं कि चाइना +1 थीम से कई सारी इंडस्ट्रीज को फायदा हुआ है, फोर्जिंग इंडस्ट्री इसका किस तरीके से बेनिफिट अभी देख पा रही है, और आगे चल के आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी ज्योग्राफीज हैं जो कि खुलती हुई नजर आएंगी इंडिया पर्सपेक्टिव के लिए? 100% China +1 holds a lot of promise for India. We are well poised. We are the only nation in the world capable of taking those initiatives forward. But having said that, there's a lot of work ahead. We have to be very competitive as a society and also very nimble in grabbing the opportunities that come our way, not just on the forging industry, but industry overall. And on the electronics side, I must say that the ecosystem in India just simply doesn't exist. That all has to evolve, and we need to move really fast. ओके पर मिस्टर कृष्णन, देखिए चाइना +1 पॉलिसी से तो इंडिया को बेनिफिट होने की पूरी उम्मीद है, पर पूरे इंडस्ट्री में हो रहे डेवलपमेंट्स की बात करें तो एक ईवी थीम भी बिल्डअप हो रही है। अभी भारत में हमने इसे 2 व्हीलर सेगमेंट में अच्छी तरीके से आते हुए देखा है, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल इसके लिए तैयार हो रहे हैं। पर अगर एसोसिएशन ऑफ इंडिया फॉर्जिंग इंडस्ट्री की बात करें तो उनका कहना है कि 60% जो आने वाले टाइम में ईवीज को लेकर खतरा है, 60% ऑफ फॉर्जिंग एंड कास्टिंग इंडस्ट्री को। इसको आप किस तरीके से रीड करते हैं? क्या सच में ये खतरे वाली बात है पूरी फॉर्जिंग इंडस्ट्री के कामकाज को लेकर, और साथ ही ईवी के लिए कंपनी किस तरीके से पूरी तैयारियां कर रही हैं? बिल्कुल, the forging industry is going to be definitely under the EV onslaught. 2-wheelers, 3-wheelers will be 100% EV almost by end of this decade. 4-wheelers and LCV will be 25%. This is the broad market expectation, and this will mean that lighter forgings will come under severe pressure, and 40 to 60% of forgers could be in deep trouble. ओके, नमस्कार मिस्टर कृष्णन, और इसी के साथ हम आपका धन्यवाद करेंगे कि आप ईटी नाउ स्वदेश पे जुड़े और हमारे दर्शकों को बताने की आपने कोशिश की कि आगे चल के किस तरीके के रेवेन्यूज और साथ ही कौन से फैक्टर्स प्ले करते हुए नजर आ सकते हैं कंपनी के पर्सपेक्टिव से। तो ये थे एमएम फॉर्जिंग के मैनेजमेंट मिस्टर विद्या शंकर कृष्णन, जहां पे उनका कहना था कि डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, चाइना +1 थीम से इंडिया को काफ़ी बेनिफिट होगा, और साथ ही ईवी को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है वो भी उन्होंने हमें बताई। पर चलिए अब अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, और अब हमारे साथ मिस्टर रवि सिंह मौजूद हैं जो कि हेड ऑफ रिसर्च है शेयर इंडिया के। रवि जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पे। आपने एमएम फॉर्जिंग के मैनेजमेंट को सुना, सबसे पहले तो देखिए आप पे उससे ही राय जानना चाहेंगे, क्योंकि स्टॉक प्राइस के लिहाज से देखें तो साल की शुरुआत से लेकर अब तक मात्र 15% का मूव देखने को मिला है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। पर हाल फिलहाल कंपनी के नतीजे सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपको लगता है आगे चल के ये स्टॉक प्राइस को एक बूस्ट देंगे? आपका क्या नजरिया है? देखिए सृष्टि जी, सबसे बड़ी बात है कि आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा, और जो आगे का फ्यूचर कंपनी का प्लान है वो बहुत अच्छे से आपने पूछा, जिससे हमें भी अंदाजा लगता है कि किस तरीके से आगे कंपनी का मूव होगा। अब इस समय अगर देखें तो हो सकता है आपको ये स्टॉक लगता हो कि थोड़ा बहुत यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, और ऑटो ऑक्सिलरी के जो खास तौर से स्टॉक होते हैं वो काफी कंसोलिडेटेड होते हैं, बहुत धीरे धीरे करके मूव करते हैं लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब इस कंपनी के फंडामेंटल तो आपने स्ट्रॉन्ग देखे ही है। देखिए अभी भले ईवी का डर आपने जो एक पूछा था वो जरूर हो, लेकिन आगे 10 साल तक पार्ट्स की जरूरत पड़ती रहेगी। पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, एग्रीकल्चर, हाई और जो भी हाई प्रेशर वॉल्व है, इन सब में कंपनी की अच्छी पकड़ है, और मुझे लगता है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी को कंटिन्यू रखेंगे। और आगे आने वाले समय में बात करें तो जिस हिसाब से क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट
इम्प्रूव हुए हैं, वापस से डिमांड निकल कर देखने को मिल रही, तो मुझे लगता है कि यहाँ से 30% स्टॉक की चाल देखने को मिल सकती, यानी कि जो पुराना हाई है 1050 का वो आपको अचीव हो सकता है, लेकिन मुझे थोड़ा और बड़ा लगता है, मुझे लगता है 1100-1150 एक साल का लक्ष्य अगर रखते हैं और लॉन्ग टर्म का व्यू बनाते हैं तो आपको ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये नजरिया है MM फॉर्जिंग्स पे। पर चलिए वक्त